Very good evening to all of you. Welcome to class सेकेंड ईयर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिज़र्व बैंक की अगर हम बात करें तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकर बैंक के रूप में जाना जाता है। बैंकर बैंक से मतलब बैंकों का बैंक है। आरबीआई भारत सरकार की मौद्रिक और अन्य बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1935 को एक अधिनियम, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार स्थापना की गई। 1937 से स्थायी रूप से यह मुंबई में स्थापित है। भारतीय रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व से संचालित है। रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में रिजर्व बैंक के जो मुख्य कार्य बनाए गए वो थे बैंक नोट्स के मुद्दों को विनियमित करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मौद्रिक नीति ढांचे का आधुनिकीकरण करना। भारतीय रिजर्व बैंक के संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। यह एक मंडल बना हुआ है जिसके द्वारा इसका संचालन होता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ संचालित होती है। केंद्रीय निदेशक मंडल में जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं। आधिकारिक निदेशक वह राज्यपाल जो 4 उपराज्यपालों के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त या नॉमिनेट किया जाता है। और गैर आधिकारिक जो निदेशक होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो गवर्नर के नीचे डिप्टी गवर्नर के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर और फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, फिर उप जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सहायक मैनेजर, सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद सुपरिटेंडेंट स्टाफ होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों की गई? आरबीआई की प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संसाधनों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित उपक्रमों की देखरेख और पहल करना है। कुछ प्रमुख पहले हैं पुनर्गठन बैंक का निरीक्षण करना और बैंकिंग प्रणाली में वैधानिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को मजबूत करना। रिजर्व बैंक के अंतर्गत निम्न अधिनियम इसके कानूनी दायरे में आते हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और सुरक्षा हित अधिनियम 2002, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। कार्यों की पर हम बात करते हैं तो मौद्रिक प्राधिकरण से संबंधित कार्य हैं। राष्ट्रीय मौद्रिक नीति का जो है गठन करना और उनका रेगुलेट करना, उसको क्रियान्वित करना। विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना। विनियामक यानी नियम बनाने से संबंधित और सुपरविजन से संबंधित कार्यों की बात करते हैं तो बैंकों और वित्तीय कार्यों के लिए पैरामीटर सेट करना, जिसके भीतर बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। निवेशकों के हित की रक्षा करना और जनता को आर्थिक और लागत प्रभावी बैंकिंग प्रदान करना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत हम देखेंगे कि ओवरसो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो 1999 का एक्ट है उसके अंतर्गत कार्य करना। बाहरी व्यापार और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास की सुविधा। मुद्रा को जारी करना यानी नियमन करना उसका। मुद्रा नोटों और सिक्कों के साथ और अच्छी गुणवत्ता में जनता को पर्याप्त रूप से मुद्रा प्रदान करना।
विकासात्मक भूमिका के संदर्भ में हम देखेंगे राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए प्रचार का कार्य करना। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को बैंकिंग समाधान प्रदान करना और उनके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। सभी बैंकों के मुख्य बैंकर सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खाते का रखरखाव करते हैं। आरबीआई के वार्षिक प्रकाशन पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये समय समय पर इसकी वार्षिक रिपोर्ट एक वैधानिक रिपोर्ट होती है जो हर साल जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन और प्रगति शामिल है। अर्थव्यवस्था का अवलोकन, उस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक का कार्य, रिजर्व बैंक के वार्षिक खातों के साथ अगले वर्ष के लिए आरबीआई की अनुमानित दृष्टि क्या है और उसका एजेंडा क्या होगा, उस पर रिपोर्ट दी जाती है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर भी अपनी रिपोर्ट दी जाती है। व्याख्यान, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 वार्षिक व्याख्यान का गठन किया गया है, जिसमें 2 व्याख्यान रिजर्व बैंक के पिछले गवर्नर द्वारा संचालित किए जाते हैं और 1 व्याख्यान एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के द्वारा दिया जाता है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा एक विशेष विषय पर दस्तावेज द्वारा प्रस्तुत की जाती है और विषय से संबंधित मुद्दों का विस्तृत आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका भी होती है, जो रिजर्व बैंक द्वारा डेटा वितरण में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्रमुख सांख्यिकी जानकारी का एक संसाधन, एक भंडार है। राज्य वित्त बजट का एक अध्ययन, यह भी रिपोर्ट एक बनाई जाती है जो अलग अलग राज्यों की वित्तीय आंकड़ों का अनिवार्य स्रोत है और भारत भर में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर एक विश्लेषणात्मक डेटा संचालित अवधारणा प्रदान करता है। ये डेटा इनपुट प्रासंगिकता के विशिष्ट मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स, यह एक अन्य डेटा केंद्रित वार्षिक पत्रिका है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों, कर्मचारियों, जमा और क्रेडिट की संख्या के बारे में बहुत ही जो जटिल जानकारियाँ होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि क्षेत्रवार, राज्यवार, जिलेवार उनकी जानकारी है। जानकारी हर बैंक में जनसंख्या और ऋण आवश्यकताओं को भी बताती है। भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं भी बनाने का कार्य आरबीआई करता है, जो समय अवधि में जो आंकड़े होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रत्येक एससीबी के लिए बैलेंस शीट और प्रदर्शन संकेतक की जानकारी भी शामिल है। पत्रिका में बैंकवार, बैंक समूहवार सूचना के राज्य स्तर से संबंधित कुछ आवश्यक कारकों का अलग अलग डेटा स्रोत भी शामिल है। अब हम आरबीआई की नीतियों पर भी चर्चा करेंगे, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।